यह कहानी है कि कैसे एक पीढ़ी ने सिर्फ अपने फोन के दम पर एक सरकार को गिरा दिया। सालों से नेपाल के युवा, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, गहरे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर गुस्से में उबल रहे थे। लेकिन इस आग को चिंगारी एक अनपेक्षित जगह से मिली। सरकार द्वारा लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध। जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ एक गुस्से के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक क्रांति में बदल गया। यह विरोध सिर्फ सेंसरशिप के बारे में नहीं था, यह उस व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज थी जिसने नेपाल को पीछे धकेल रखा था। युवा कर्फ्यू की परवाह न करते हुए सड़कों पर उतर आए और उनकी हताशा हिंसा में बदल गई। उन्होंने पुरानी व्यवस्था के प्रतीकों को निशाना बनाया, सरकारी इमारतों और राजनेताओं के निजी घरों में आग लगा दी। दबाव बहुत ज्यादा था। सड़कों पर फैली अराजकता और पूरे देश के देखते देखते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ढह गई। ओली, जिन्हें एक सत्तावादी और जनता से कटे हुए नेता के रूप में देखा जाता था, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाटकीय फुटेज में यह भी दिखा कि जब विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया तो अधिकारियों को सैन्य हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा था। यह जनता की जीत थी और राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए एक स्पष्ट संदेश था। सरकार के पतन के बाद देश में सत्ता का शून्य पैदा हो गया। लेकिन जेनजी के प्रदर्शनकारी, जो अब संगठित और दृढ़ थे, बातचीत के लिए आगे आए। उन्होंने एक गैर पक्षपाती नेता और व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव की मांग की। उनकी मांग पूरी हुई। पुरानी संसद भंग कर दी गई और सुशीला कार्की, जो भ्रष्टाचार विरोधी रुख के लिए जानी जाने वाली एक सम्मानित पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ने नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एक स्पष्ट जनादेश के साथ नए चुनाव कराना। सड़कों पर जन्मी यह क्रांति अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित है, नेपाल के युवाओं ने साबित कर दिया है कि उनकी आवाज को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने न केवल अपनी सरकार बदली है, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी नया आकार दिया है, यह साबित करते हुए कि एक डिजिटल पीढ़ी एक वास्तविक दुनिया की क्रांति का नेतृत्व कर सकती है।